गणित में आखिर ये चीजें ऐसे क्यों होती कि जीरो में हम जीरो का गुणा कर सकते हैं लेकिन जीरो में हम जीरो का भाग नहीं कर सकते। और वहीं परिमेय संख्याओं के डिफिनेशन में जब हम परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में निरूपित करते हैं तो वहां पे हमारा q जीरो नहीं होना चाहिए। आखिर एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या में क्या अंतर है? क्या जीरो एक सम्मिश्र संख्या है? √-1 क्या है? हम इतनी सारी संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, उन संख्याओं की डिस्कवरी आखिर कैसे हुई, क्या हम ये जानते हैं? वो कौन से 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म हैं जिनकी वैल्यू आज तक नहीं निकाली जा सकी? अपनी घड़ी को पीछे घुमाइए और चलते हैं आदिकाल में, जहां पे नंबर्स की शुरुआत हुई। नंबर्स की शुरुआत सर्वप्रथम गिनती के रूप में हुई, यानी गणना के रूप में हुई। हमारी जो सबसे पहली संख्या थी, प्रारंभिक संख्या, जिन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उसका शुरुआत कैसे हुआ? गणना के रूप में हुआ। तो सब चीज पढ़ने से पहले हम आइए देख ही लेते हैं कि संख्या होती क्या है, नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स की क्या डेफिनेशन होते हैं। फिर एक एक क्रम से लेकर हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, ऐसे करके आज तक आते हैं कि आज संख्या की क्या सिचुएशन है और क्या क्या आज काल से लेकर अब तक जो संख्याएं हुए उनकी डिस्कवरी कैसे हुए, साथ में ये भी बताते चलते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर्स के बारे में। नंबर्स आखिर होता क्या है? ठीक है, शुरू करते हैं। सर्वप्रथम पहले जानते हैं संख्याओं के बारे में। नंबर, व्हाट इज नंबर? नंबर is mathematical object. Number is mathematical object which is used for count, measure and level. What is number? Number is mathematical object which is used for count, measure and level. मतलब संख्या क्या होती है? हिंदी में एक बार भी कहते हैं ना, संख्या है वे गणितीय संख्या है, वे गणितीय वस्तुएं हैं या रूप हैं जिनका उपयोग हम गिनने यानी कि गणना करने के लिए, गिनने, गणना करने के लिए, मापने के लिए और नामकरण करने के लिए उपयोग करते हैं। तो नंबर्स की डिफिनेशन हम समझ लेते हैं। नंबर्स क्या होता है? नंबर्स इज मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट व्हिच इज यूज्ड फॉर काउंट, मेजर एंड लेवल। यानी कि संख्या वे गणितीय वस्तु है जिनका उपयोग हम गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए उपयोग करते हैं। उसी को हम संख्याएं कहते हैं। ये संख्या की बेसिक डिफिनेशन थी जो आपको पता होगी। हमारा मेन मकसद इसे सिखाना नहीं, हमारा मेन मकसद सिखाना है कि जितनी सारी संख्याएं हैं उनकी डिस्कवरी कैसे हुई और उन सब डिस्कवरी में संक्रिया का क्या रोल था और संक्रिया के बाद ही हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म को कैसे खोजा, जिसे हम हिंदी में अनिर्धारित रूप कहते हैं, उनको कैसे खोजा और उसी की सहायता से हम सेट थ्योरी भी बढ़ेंगे। तो आखिर ये टॉपिक्स कैसे लिंक है ये सिखाना हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। ये संख्या की डिफिनेशन सिखाना हमारा मेन उद्देश्य नहीं रहेगा, ये आप जानते होंगे। तो नंबर्स, अब शुरुआत तो कर दी नंबर से, तो नंबर शुरुआत की तो नंबर्स की डेफिनेशन तो बतानी पड़ेगी। तो नंबर्स की डेफिनेशन बता दिए। नंबर इज मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट व्हिच इज यूज्ड फॉर काउंट, मेजर एंड लेवल, यानी कि जिसका उपयोग हम
कोई भी चीज गिनने में, मापने में या नामकरण करने में उसका उपयोग करते हैं। तो संख्याओं में सबसे पहली शुरुआत होती है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम कहते हैं नेचुरल संख्या, और इसे हम प्राकृतिक वैसे व्यवहारिक भाषा में इसे ही हम क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स। ये काउंटिंग नंबर्स होती है, शुरुआत कैसे हुई थी, गणना के रूप में। जैसे में अगर हम लिख लेते हैं, जैसे क्या होता है, जैसे हमारे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जिसे हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ये होती क्या है, ये होती है, एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 और ऐसे बढ़ती बढ़ती चली जाती है। और जैसे में देख लेते हैं, जैसे हमारे पास होती है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम कहते हैं होल नंबर। और ये स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 5 और ऐसे चलती जाती है। ये हम संख्याओं के प्रकार तो बताते चले जाएंगे, ऐसे कि नेचुरल संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, रियल नंबर, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन इन संख्याओं की डिस्कवरी हुई कैसे, कि प्राकृतिक संख्या क्या इनफ नहीं थी हमको कोई भी घटना घटित हो उसको परिभाषित करने के लिए पूर्ण संख्या क्यों है। अब पूर्ण संख्या आई तो पूर्णांक कैसे आए, पूर्णांक आ गए तो परिमेय संख्या कैसी है, परिमेय संख्या, रियल नंबर कैसे है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे है। तो शुरुआत जब नेचुरल नंबर की हुई थी हमारी प्राकृतिक संख्या की, उस समय मुद्रा का चलन था, समय को नापने के लिए संख्याओं का उपयोग किया जाता था, दिनों को नापने के लिए संख्याओं का उपयोग किया जाता था। तो और उस समय हमारा काम केवल इसी से हो जाता था, नेचुरल नंबर से ही हमारा सारा काम हो जाता था। तो धीरे धीरे गणित का विकास हुआ, धीरे धीरे नंबर्स का विकास हुआ, हमारा धीरे धीरे मासिक लेवल भी विकास हुआ। तो हुआ क्या कि हमने बहुत सारी संक्रियाएं खोज ली। संक्रियाएं जैसे क्या होती है, जिसे इंग्लिश में ऑपरेशन कहते हैं। जैसे होता है हमारा प्लस और ये सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये जैसे हमारे ऑपरेशन हो गए, संक्रियाएं हो गई। तो ये सारी संक्रियाएं हमने खोजी थी, ये संक्रियाएं इन संख्याओं पे अप्लाई की जाती थी। तो हमारा केवल काम नेचुरल नंबर से क्यों नहीं हुआ, फिर पूर्ण संख्या से भी नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुआ, तो जैसे अब हम मुद्रा के चलन में बात करते थे तो क्या हुआ था, जैसे ऐसे होता है कि सपोज मेरे पास 5 रुपए है, किसी ने मुझे 10 रुपए और दे दिए तो मेरे पास 15 रुपए हो गए। मतलब गणित के उद्देश्य से इसमें बात करते हैं कि अगर 5 रुपए थे तो 5 एक नेचुरल नंबर है और 10 रुपए किसी ने ले आए और मुझे दे दिए। 5 रुपए थे, 10 रुपए कोई और लाया और मुझे दे दिया, हो गया मेरे पास 15 नंबर। तो एक नेचुरल नंबर, दूसरा नेचुरल नंबर, हम इसके बीच में लगाते हैं संक्रिया, और संक्रिया से हमें जो अगला नंबर प्राप्त होता है वो भी हमारा किस में आता है, नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में अगला भी जो नंबर आता है वो भी नेचुरल नंबर में। तो हमने सारी संक्रिया इसमें की, प्लस किया, माइनस किया, गुणा किया, भाग किया, सभी चीजें यहाँ पे सक्सेसफुल रहे नेचुरल नंबर में। पूर्ण संख्या की आखिर बात आई कैसे, तो उस समय तक हम जैसे कोई भी संख्या खुद से घटाते हैं। आप लोग जानते हैं जब जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे कोई भी संख्या हमारी हो 5 में हम 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये आज आप जानते थे, उस समय इसे कहा जाता था कि ये पहला नंबर घटेगा नहीं, और घटेगा भी तो इसका कोई मान नहीं होगा, ये महत्वहीन होगा। तो उस समय के जो हमारे गणितज्ञ थे, भारतीय गणितज्ञ, या तो ब्रह्मगुप्त थे या तो आर्यभट्ट थे, क्योंकि इनमें कंट्रोवर्सी चलती है कि आखिर जीरो की खोज कैसे हुई। कहते हैं और जगह लिखा है कि जीरो की खोज, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की, लेकिन और जगह लिखा गया कि सबसे पहले जीरो का उपयोग ब्रह्मगुप्त ने की। तो वो छोड़िए, हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर जीरो आया कैसे। तो जब सारी संक्रियाएं हमने जब लगाई इस नेचुरल नंबर में तो सब ठीक है, सब चल रहा था।
उस समय इतना हम लोगों का माइंड डेवलप नहीं था कि गणित की बेसिक चीजें ही हल कर पाते थे। तो उसमें सारी संख्या, जैसे हमने 5 और 10 जोड़ा, 10 में या 5 घटाया तो वो भी नेचुरल नंबर के सेट में आ जाती थी। तो यहाँ से ठीक है, नेचुरल नंबर ठीक था। बात आई जब माइनस की और खुद संख्या में खुद संख्या वही घट रही है, तो आगे क्या होगा? लोगों ने कहा ये महत्वहीन है, और इसी महत्वहीन, आज जीरो बहुत महत्व रखता है लेकिन उस समय महत्वहीन था। तो उसी चीज को आज उस समय इंट्रोड्यूस किया गया जीरो, और कहा गया कि ये जो प्राकृतिक संख्या है हमारी, ये प्राकृतिक संख्या पूरा नहीं हुई है, ये प्राकृतिक संख्या अपूर्ण है। क्या है ये प्राकृतिक संख्या? ये प्राकृतिक संख्या अपूर्ण है। इन्हें कहा गया ये जो नेचुरल नंबर है वो हमारे इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। तो इसी प्राकृतिक संख्याओं में जब हमने जीरो को ऐड कर दिया तो ये संख्या हमारे होल नंबर हो गई, यानी कि पूर्ण बन गई। अपूर्ण था, संख्याएं अपूर्ण थी, जीरो उसमें कम पड़ रहा था, तो उसमें हमने जीरो ऐड कर दिया तो ये संख्या पूर्ण हो गई। तो आप समझ चुके हैं कि जब हमारी जो संख्याएं थी प्राकृतिक संख्याओं के बाद पूर्ण संख्याओं की खोज कैसे हुई? इसके बाद खोज होती है पूर्णांक से, वहां भी उत्तरदायी होता है यही सब्ट्रैक्शन, घटाना। तो कैसे होता है इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं, फिर इसको आगे फिर ऐसे समझाते हैं। तो हमने सबसे पहले नेचुरल नंबर से होल नंबर्स की डिस्कवरी देख ली, आखिर वो हुई कैसे। इसके बाद हम देखते हैं पूर्णांक, इंटीजर, इसकी डिस्कवरी आखिर कैसे हुई। पूर्णांक सबसे पहले होते क्या है हमारे, जो हमारे इंटीजर होते हैं, इंटीजर यानी कि हिंदी में हम इसे कहते हैं क्या? हिंदी में कहते हैं हम पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक आखिर होता क्या है? पूर्णांक होता है ये जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे आगे और इधर पीछे चल जाता। तो यहाँ से आगे की थी हमारी क्या थी? प्राकृतिक संख्या थी ना, और इसमें हमने जीरो ऐड कर दी, क्या बन गई? पूर्ण संख्या बन गई ना। यहाँ पे इनकी डिस्कवरी कैसे हुई समझना ये भी है। उस समय के हिसाब से बताते हैं। हम क्या कहते थे, 10 में अगर 7 घटाना रहता था तो 3 आ जाता था, ये एक नेचुरल नंबर और ये भी एक नेचुरल नंबर और ये भी एक नेचुरल नंबर। हमारा यहाँ तक काम था, नेचुरल नंबर हो गया। अब दिक्कत क्या हुई? दिक्कत यहाँ से ये हुई कब, जब 10 में हमें फिर से 10 घटाना पड़ा। जब 10 में 10 घटाना पड़ा तो कहें इसका मान, इसका वैल्यू जो होगा महत्वहीन होगा और इसे हम जीरो कर देते हैं। ठीक, यहाँ तक पूर्ण संख्या की खोज हुई। अब दिक्कत कहाँ से हुई? दिक्कत ये हुई कि जैसे छोटी राशि है और बड़ी राशि से घटा रहे हैं, ये क्या आएगा? यहाँ से दिक्कत हुई। यहाँ से दिक्कत हुई, कहें ये घटेगा ही नहीं। शुरुआत में हुआ, कहें लोग कहें कि ये संभव नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे हमारा समय बीत रहा था, प्रचलन आगे हो रहा था, तो लोग कहें कि घटेगा नहीं, कैसे घटा होगा इसमें? तो वहां पे एक नए नंबर्स की खोज की गई जिसे हम कहते हैं पूर्णांक। ये क्या होती है? ये होती है ऋण प्राकृतिक संख्या है। ऋण प्राकृतिक संख्या, ये जो हमारी, ये क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्या है, इसी में हम ऋण लगा दे, मतलब माइनस का साइन, ये जो होगी वो हमारी क्या होगी? ऋण प्राकृतिक संख्या। जीरो और प्राकृतिक संख्या को जो समूह होता है उसे ही हम कहते हैं पूर्णांक। तो लोग कहे ये घटेगा नहीं। अच्छा, जब कहे घटेगा नहीं तो जैसे करते गण खोल दिया पूर्णांक, और लोग कहे घटेगा नहीं, तुम घटा दे रहे हो। अच्छा, घटाओ तो होगा क्या? कहें -3, जैसे 4 में हम 7 घटा रहे हैं, -3 आएगा। कहे अच्छा ये -3 क्या है? कहे 3 तो हम देख रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास 3 रुपया है, 3 रुपया मेरे हाथ में रखो, हाँ 3 रुपया तो दिख रहा है, ये -3 क्या है? ये दिखेगा हमको, वो उस समय के लोग कहें। तो
बताया कि हाँ घटकों ने ये -3 आखिर है क्या, ये दर्शाता है ऋण, कमी को दर्शाता है, ये दर्शाता है हमारा ऋण को, ऋण यानी कि कमी को दर्शाता है, कमी को दर्शाता है। जैसे जो हमारा टेम्परेचर है आज के जमाने में, जैसे हम जो तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाता है तो कहते हैं तापमान माइनस में चला गया, वो भी एक वैल्यू है, वो दर्शाती है कमी कि हाँ तापमान में कमी हुई, तापमान में गिरावट हुई। तो ये केवल हमारी संख्याएं जो है पूर्णांक, इनमें जो ऋण साइन है वो केवल और केवल कमी को दर्शाती है ये भी एक वैल्यू ही, लेकिन ये कमी को दर्शाती है। और ये जो आप कह रहे हैं कि 3 रुपया मेरे हाथ में रखो, ये दिखता है, और ये -3 कहां से दिखेगा, ये -3 तब दिखेगा जब कोई आपसे 3 रुपया उधार लिया है और उसके हाथ में 3 रुपया दिख रहा है और वो आपसे लिया गया है, तो उस ऋण लिया है तो वो है -3 रुपया। तो हमने यहाँ तक तो खोल ली, प्राकृतिक संख्या है, सबसे पहले काउंटिंग नंबर वो आया, क्यों, क्योंकि हमको गिनना था, क्यों, क्योंकि हमको मापना था, जैसे मीटर से कुछ भी मापना था, उसके लिए आया था हमारी क्या प्राकृतिक संख्या। वो फिर बाद में कहा गया प्राकृतिक संख्या अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, इसमें 0 जोड़ा गया, इसे पूर्ण बनाया गया, ठीक है। इसके बाद भी आगे प्रोसेस चलता गया कि नहीं पूर्ण संख्याएं तक हम सीमित नहीं रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे हमारे पूर्णांक पे। अब पूर्णांक के बाद क्या होगा, पूर्णांक के बाद क्या हुआ, हमने संख्याएं वो पढ़ी थी ना, प्लस माइनस गुणा और भाग, ये हमारी संख्या उसमें बेसिक थी, इतनी ही संख्याओं से हमारा यूज हो जाता था कोई भी गणितीय कैलकुलेशन करने के लिए। तो पूर्णांक हमारा कैसे खोजा गया आपको बता दिए। इसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को आखिर किस प्रकार खोजा गया, आइए अब समझते हैं रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याओं की खोज कैसे हुई, पूर्णांक तक हमने कैसे संख्याओं की डिस्कवरी हुई वो देख ली। रेशनल नंबर की अब डिस्कवरी कैसे हुई, रियल नंबर की डिस्कवरी कैसे हुई, कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्कवरी कैसे हुई, आप इसको जानने वाले हैं। सबसे पहले तो इसको क्या कहते हैं, रियल नंबर को वास्तविक संख्या है, जो वास्तव में है। अभी हम पढ़ेंगे ना काल्पनिक संख्या है जो वास्तव में नहीं है, ठीक, वास्तविक संख्या, और इसे कहते हैं सम्मिश्र संख्या है, मतलब मिश्रित हुई है, संख्याओं को हमने मिला दिया है, ठीक, सम्मिश्र संख्या है, वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या। तो पूर्णांक तक की कहानी को किसने बताया, माइनस में, घटाने में, उसने वो कारक बना अगली संख्याओं को डिस्कवर करने के लिए। यहाँ पे अब कारण बना परिमेय संख्या को डिस्कवर करने के लिए डिवीजन कारण बना। कैसे, आइए दिखाते हैं। हम जानते हैं जो हमारी नेचुरल नंबर होती है वो 1 2 3 ऐसे करके चली जाती है, पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से 1 2 3 ऐसे करके चली जाती है, जो हमारे पूर्णांक होते हैं वो -इंफिनिटी से टू इंफिनिटी होते हैं। अभी नेचुरल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर हो गया, होल नंबर के बाद इंटीजर हो गया। अब इसको डिस्कवर करने के लिए जो हमारा कारक बना वो बना हमारा डिवीजन। कैसे, सारी जितनी संख्याएं थी उसमें हम संख्या लगाते थे प्लस माइनस और इनटू और डिवीजन, ये सारी संख्याएं लगाते थे ना, ये सारी संख्याएं लगाते थे और हमारा काम चल जाता था। लेकिन जब बात आई डिवीजन की, हमने यहाँ तक की संख्याएं खोज ली थी, कहाँ तक की, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, यहाँ तक की संख्याएं खोजी थी कि नहीं, जैसे -4 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, आगे ये बढ़ता जाएगा, इधर भी बढ़ता जाएगा, तो किधर तक जाएगा, -इंफिनिटी तक जाएगा और +इंफिनिटी तक जाएगा। ये कोई नंबर नहीं है, ये बताता है केवल
कि ये आगे बढ़ता चला जाएगा, 1 करोड़ 10 करोड़ आगे अनगिनत तक अपरिमित है। इसको अभी सेट में भी बताएंगे कि परिमित क्या होता है, अपरिमित क्या होता है। तो ये हो गए रेशनल नंबर। कारक बना यहाँ पे भाग। कैसे कारक बना, हमने इनका यूज करना सीख लिया था। बात आई जैसे यहाँ पे ये होगा हमारा कितना 2 होगा ना, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, और ये होगा हमारा कितना, ये होगा, ये भी पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। ये क्या होगा, कहेंगे आप सर इसमें भाग दीजिए, ये दशमलव भाग जाएगा, फिर आगे 7 चौक 28 आएगा, इसके आगे जाएगा। लेकिन अभी हमारी बताए तो अभी हम केवल पूर्णांक तक खोजे हैं। कैसे, ये कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है? अभी तो हमने केवल नेचुरल नंबर खोजा था, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर खोजा था, होल नंबर के बाद हमने इंटीजर खोजा था। ये कौन सी संख्या है? इसी संख्या को नाम दिया गया क्या, ये है हमारी रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन देख लीजिए, क्या होती है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इस पॉइंट 4 को हमने कैसे लिखा, ये लिखा हमने 3/7। कैसे लिखा, एक अंश में लिखा, अपान में 1/में लिखा। तो यही हमारी डेफिनेशन है इसकी रेशनल नंबर की। क्या डेफिनेशन है कि ऐसी संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें, और जहां पे हमारा q जो हो यानी कि हर जो हो वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। तो ये थी डिस्कवरी रेशनल नंबर की, पूर्णांक से रेशनल नंबर की डिस्कवरी ये थी। आपने खट से बोला कि यहाँ ये होगा 3/7 0.4 होगा, लेकिन हमने पूर्णांक तक तो खोजा था, नए प्रकार की संख्या यहाँ पे दिखने को मिल गए। इसी के बाद जैसे ही परिमेय संख्याएं हमारी खोजी गई, उसी के बाद हमारा ये दशमलव प्रणाली जो ये डेसिमल सिस्टम है, ये भी उसी के तहत ये भी इसका भी आगे प्रस्ताव हुआ, इसको भी समझाया गया, आगे इसका उपयोग किया गया। तो आप समझ चुके हैं परिमेय संख्याओं की डिस्कवरी का कारण ये बना डिवीजन हमारा। तो हमने कहाँ तक खोज चुके हैं, हम यहाँ से नेचुरल नंबर से स्टार्ट किए और रेशनल नंबर तक खोल लिए। अब आप पढ़ते हैं कि संख्याएं ये भी होती है, एक होती है रेशनल और एक होती है इरेशनल। तो इरेशनल क्या होती है, कहते हैं जो हम p/q के रूप में न लिखे और न लिख पाए, उसी ही सिंपल कहते हैं हमारा वो इरेशनल नंबर होते हैं। आप एग्जांपल भी जानते हैं, जैसे होता है √2 पाई और e। ये कैसे आता है पता है, कैसे आता है पता है, यहाँ से आता है डेसिमल सिस्टम से। डेसिमल सिस्टम, ये डेसिमल सिस्टम से कैसे आता है, ये एक अलग प्रकार की संख्या है जिसे हम क्या किए हैं, p/q के रूप में लिख दिए हैं। ठीक, तो p/q के रूप में लिख दिए हैं, तो ये जो संख्या है ये कह रही है कि इन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, और जब p/q के रूप में नहीं लिख सकते तो यही संख्या हमारी इरेशनल नंबर हो जाती है। क्या हो जाती है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ओके, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सके। आपने डेफिनेशन तो रटा है, लेकिन कभी समझने की कोशिश नहीं की कि क्यों हम इसे ये जो संख्या है इन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, √2/1 नहीं लिख सकते। कहा गया, हाँ कहते हैं सर कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, p और q जो होना चाहिए वो हमारा पूर्णांक होना चाहिए और सहभाज्य भी होना चाहिए। ठीक है,
यहाँ हम इसको नहीं लिख सकते, कहेंगे सर कैसे लिख दिए, वो कारण नहीं है। देखो कारण है क्या, जब इसका हम प्रसार लेंगे √2 का, इसका प्रसार लेंगे तो ये √2 पता है कैसे आएगा, √2 ऐसे आएगा 1.41, आगे ऐसे यहाँ तक की वैल्यू सही है, यहाँ आगे ऐसे 92 आगे चलता जाएगा। मतलब कोई भी आ गया, अगर कोई वैल्यू सपोज 4 तो कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। जैसे एक क्रम होता है, जैसे देखिए 1.3333 और 3 पे बार लगाती है, 1.3 के बाद 3333333, इनमें क्या हो रहा है, एक क्रम रिपीट हो रहा है, क्रम रिपीट हो रहा है। ये जो हमारी संख्या है पता है क्या है, ये है हमारा 10/3, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और ये x की एक्चुअल वैल्यू होती है 1.3333, ऐसे करके चलती जाती है। तो इस संख्या को हमने p/q के रूप में लिख लिया, तो जब p/q के रूप में लिख लिया तब ये रेशनल नंबर बन गई। वहीं पे इसका प्रसार हो गया, या इसका प्रसार हो गया, या इसका प्रसार हो गया, इन सब का प्रसार होगा, मतलब उनकी वैल्यू, उसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, कितना कोई कोशिश कर ले नहीं लिख सकते, इसीलिए उसे हम क्या करते हैं, इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। तो आई होप आप ये समझ चुके होंगे। अगर अभी भी आपको नहीं समझना है तो एक बार और वीडियो पीछे करके कोशिश कीजिए समझने की। अगर आप ये समझ गए तो इसके आगे वाला जो चीज हम बताने वाले वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इतनी चीजों की डिस्कवरी कैसे हुई समझ। आइए अब आते हैं रियल नंबर पे। रियल नंबर की डिफिनेशन ये कहती है कि जो संख्या परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है, उनके हम समूह को ही रियल नंबर कहते हैं। हमने सुबह में बताया था एक रियल नंबर और काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्याओं में क्या अंतर है, वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या में क्या अंतर है। कहते हैं कि वास्तविक संख्या वास्तव में एग्जिस्ट करती है, वही काल्पनिक संख्या एग्जिस्ट नहीं करती है। अब कॉम्प्लेक्स लाइन बना देंगे तो वहां पे देख लेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो हमारी ये सारा जो चलन हो रहा है वहां पे काल्पनिक संख्या एग्जिस्ट नहीं करती। तो काल्पनिक संख्या क्या है, अवास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या कहते हैं जो हमारी परिमेय संख्या होती है, और अपरिमेय संख्या, इसी के हम ग्रुप दोनों को मिलाकर हम कहते हैं वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के समूह को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्या। तो रियल नंबर भी आप जान गए क्या होती है। जब ये दो अलग अलग प्रकार की संख्या खोजेंगे तो कहें यार अब क्या, इन दोनों को मिला के एक नई संख्या खोजते हैं जिसका नाम होगा रियल नंबर। अब इसके आगे हमारा सारी टेंशन खत्म, सारी संख्या के पास काम कर रही थी। अब जितने नंबर हमको लिए थे उसमें सब चीज का चलन आराम से हो रहा था, तो रियल नंबर हो गई। तो जो अब बात आती है काल्पनिक संख्या, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, काल्पनिक संख्या की डिस्कवरी कैसे हुई। हम इतने वहां से आदिकाल में अपनी घड़ी की सुई को पीछे ले गए थे ना, मैं आपसे शुरू में ही कहा था कि अपनी घड़ी की सुई को पीछे ले चलिए और चलते हैं आदिकाल में, जानने के लिए कि संख्या का उद्गम कैसे हुआ। आप घड़ी की सुई को आगे लाइए और पहुंचते हैं वास्तविक संख्या। यहाँ पे अब इतनी संख्याएं नहीं थी, अब हम प्लस माइनस जोड़ घटाना इसके साथ लसमस वर्गमूल घनमूल और बहुत सारी संख्याएं सीख चुके हैं। हम यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे आने का मतलब बहुत सारी संख्याएं सीख चुके हैं। तो जो काल्पनिक संख्याएं थी उनकी डिस्कवरी का कारण क्या था, इसे रब करते हैं। तो आइए अब देखते हैं काल्पनिक संख्याओं की डिस्कवरी। हमने बताया ना, हमने सारी संख्या
खोज ली, अब बहुत आगे। तो इसकी जो डिस्कवरी का कारण बना, क्या क्या बोले हम, अंडर रूट बना। कैसे बना समझते हैं। जैसे हमारी एक संख्या होगी अंडर रूट 15, अंडर रूट 5, अंडर रूट क्या ले लें 9 ले लें, अंडर रूट 7 ले लें, या अंडर रूट -11 ले लें। ठीक है, ये क्या है, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका जो प्रसार होगा वो बढ़ता चला जाएगा। एक पीछे एग्जाम्पल हम वो बताए थे आपको, क्या था 1.33 ऐसे कुछ था ना, 3 पे बार है ना, और उसकी वैल्यू हमने बताई थी 10/3। सॉरी माफ कीजिए, वो 10/3 नहीं, वो 4/3 होगा, क्योंकि खुद देख लीजिए, एक बार जाएगा एक लेगा, फिर 3 3 3 3 3 ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। तो वो वहाँ पे 10/3 नहीं होगा, वो यहाँ पे 4/3 होगा। ठीक है, तो ये हमारी p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती। क्या है, अपरिमेय संख्या। ये हमारी p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती। क्या है, अपरिमेय संख्या। और जरा इस पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, एक्चुअल में 3 है, इसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ये क्या है, परिमेय संख्या। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और ये क्या है, क्या है, इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। क्या आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं? देखिए, क्या आप जैसे अंडर रूट 15 है, इसका वर्गमूल लेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी 3 पॉइंट समथिंग, वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, आएगी ना। लेकिन इसकी वैल्यू आप बता सकते हैं, इसमें क्या होगा, इसका अंडर रूट ले सकते हैं? नहीं ले सकते। यही कारण बना काल्पनिक संख्याओं की डिस्कवरी का। अब एक नई प्रकार की संख्या खोजी जाए। अरे भाई, कहाँ तक है ये संख्या? इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इसको हम लिखेंगे -1 × 11 ऐसे लिखेंगे, और इसको हम लिखेंगे 11 × √-1। शुरुआत में हमने कहा था √-1 क्या है, तो इसे हमने एक नाम दिया है, इसे कहते हैं आयोटा। आयोटा, आयोटा मीन्स अंडर रूट के अंदर -1। इसे हम मैथ में आई से रिप्रेजेंट करेंगे और फिजिक्स में जे से रिप्रेजेंट करेंगे, जे। ठीक है, तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, √i 11 √11i। ध्यान दीजिए, ये संख्या हमें कभी प्राप्त होगी, कहीं मिलेगी। ये वाली संख्या हमको नंबर लाइन पे मिल जाएगी, रियल नंबर लाइन पे ये भी मिलेगी अगर हम काल्पनिक संख्या की संख्या रेखा बनाए। लेकिन एग्जिस्ट करेगी, कभी प्रचलन में आएगी ये वाली संख्या, अगर 3 पॉइंट समथिंग आएगी तो हाँ 3 है, 3 दिखता है, ये दिखेगा नहीं दिखेगा। तो ये कारण बना आयोटा काल्पनिक संख्याओं की डिस्कवरी में। तो अब एक अलग प्रकार की संख्या खोजी गई। अभी तक हम रियल नंबर पे सीमित थे, नहीं, अब एक अलग प्रकार की संख्या खोजी गई जिसे काल्पनिक संख्या कहा गया। तो अब आया सम्मिश्र संख्याओं की एंट्री। कहा गया कि ये संख्या z बराबर x + i y, जो संख्या इस प्रकार की होगी उसे हम सम्मिश्र संख्या कहेंगे। मतलब एक तरह से वास्तविक संख्याओं काल्पनिक संख्याओं का मिश्रण, उन दोनों को इस प्रकार लिखना जहाँ पे ये जो यक्स वाला भाग है ये हमारा होगा वास्तविक संख्या के लिए और ये वाला भाग होगा हमारी काल्पनिक संख्या के लिए। तो
ऐसी प्रकार की संख्या को हम सम्मिश्र संख्या कहेंगे, यानी कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के समूह को हम सम्मिश्र संख्या कहेंगे। अच्छा कहेंगे सर ठीक है, हमने नेचुरल नंबर खोजा, हमने पूर्ण संख्या खोजा, हमने पूर्णांक खोजा, हमने परिमेय संख्या खोजा, हमने रियल अपरिमेय संख्या खोजा, वास्तविक संख्या खोजा, अवास्तविक या काल्पनिक संख्या खोजा, उसके बाद सम्मिश्र संख्या खोजा। ये सारे हमारे नंबर सिस्टम अब तक की जितनी संख्या है इतनी हमने खोज डाली। फिर एक सवाल हमने शुरू में कहा था, क्या 0 एक सम्मिश्र संख्या है? देखिए 0 प्लस 0 i ये सम्मिश्र संख्या है? बिल्कुल नहीं। तो इस आधार पे हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं, सभी पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है और सभी वास्तविक संख्या सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कहेंगे सर सारी संख्या आपने बता दी, ये साम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, संपूर्ण संख्या, भिन्न और ये दशमलव प्रणाली के बारे में आप नहीं पता है। देखिए वो जब नेचुरल नंबर की थी उसी के अंतर्गत आ जाता है। आप जानते हैं सम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाजित हो। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाजित न हो। और अभाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं से और केवल 1 से विभाजित हो। भाज्य संख्या क्या होती है और संपूर्ण संख्या क्या होती है, सब आप जानते हैं और ये सब उसी के अंतर्गत आ जाता है, पूर्णांक तक के अंतर्गत आ ही जाता है। इसके बाद आप कहेंगे भिन्न और भिन्न भी। सर हम भिन्न को भी तो ऐसे लिखते हैं 11/7, ये परिमेय संख्या है कि भिन्न है सर? तो देखो भिन्न क्या होता है और परिमेय संख्या क्या होती है। सभी भिन्न को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या को हम भिन्न नहीं कह सकते। कैसे? देखो तुमको समझाते हैं। ये 11/7 है, या हम कहेंगे 3/4 है। 3/4 का क्या मतलब है? अगर हम एक सर्कल लें, ठीक, सर्कल में 4 भाग कर दें, ठीक, और ये तो कहेंगे ये जो छायांकित भाग है ये कितना है सर्कल का? आप कहोगे 3/4। तो जो भिन्न होता है वो एक तरह से रेशियो होता है, लेकिन अब हम यही कहेंगे -3/4। ये क्या है? आप इसे भिन्न नहीं कर सकते। ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये भिन्न है, लेकिन ये भिन्न नहीं है। तो भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर क्या है सर? तो अंतर बेसिकली ये है, ध्यान समझिएगा, अंतर बेसिकली ये है जो हमारी भिन्न परिमेय संख्या होती है उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q हमारा 0 नहीं होना चाहिए और p और q हमारा सहभाज्य होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, ये है हमारा परिमेय संख्या की डेफिनेशन। p और q पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। वहीं जबकि भिन्न में क्या होता है? भिन्न में हम उसे a/b के रूप में लिख सकते हैं और b हमारा 0 नहीं होना चाहिए, जहां a और b क्या है? a और b क्या है? पूर्ण संख्या है। यहाँ पे p और q क्या है? पूर्णांक है। यहाँ पे क्या है? पूर्ण संख्या है। यहाँ पे b, a और b जो है वो निगेटिव में नहीं होंगे, और जब निगेटिव में नहीं होंगे तो वो क्या होंगे? वो परिमेय संख्या होंगी, वो भिन्न नहीं होंगी। तो आगे को आप भिन्न और परिमेय संख्याओं में भी अंतर जान जाए। तो आइए अब चलते हैं जो हमने शुरू में आपको बताया था, अनडिटरमिनेट फॉर्म यानी कि अनिर्धारित रूप। ये क्या होते हैं? ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। जैसे बार बार हम परिमेय संख्याओं के डिफिनेशन में पढ़ रहे थे कि p/q जो होता है वहां पे q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे हम कहते हैं कि p/q जो हमारा परिमेय संख्याओं का डिफिनेशन है और उसमें q नहीं होना चाहिए। q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए कि अगर हम जैसे सपोज करते हैं हम 7/0 लेते हैं, ओके, 7/0
क्या ले ले, कुछ ले ले, कुछ सपोज x वैल्यू आएगी। इसे हम क्या कंसीडर किए थे कि ये हमारी ऐसी प्रकार की संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी जहां पे हमारा q 0 नहीं होगा। तो मान लीजिए अगर ऐसी संख्या है कुछ तो वैल्यू आएगी, सपोज x वैल्यू आएगी, तो हम इसे इस प्रकार तो भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं 0 होगी, और ये 7, क्या 7 कभी 0 के बराबर होगा? नहीं होगा। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि परिमेय संख्याओं में जो हमारा p बाई q हो वहां पे q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो थी परिमेय संख्याओं में 0 q नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनकी वैल्यू क्या होती है? इनकी वैल्यू क्या होंगे, क्यों नहीं निकाल सकते? आज तक इनकी वैल्यू निकाला भी नहीं गया। जैसे हमारा 0/0 क्या वैल्यू होगी हमें नहीं पता, क्या निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। कुछ निकालेंगे वो गलत हो जाएगा, हर तरह से गलत हो जाएगा। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। कहेंगे इनफाइनाइट से इनफाइनाइट काटिए 1 आ जाएगा, नहीं 1 नहीं होगा। 0 के पावर 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। आपने पढ़ा होगा कि 1 की पावर 0 बराबर 1 होता है ना, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। 0 की पावर 0 नहीं, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, अनिर्धारित रूप है, इसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। 0 इंटू इन्फिनिटी, हाँ 0 में 0 का गुणा कर सकते हैं, लेकिन 0 में 0 का भाग नहीं कर सकते। यही कारण है नहीं कर सकते, क्यों नहीं निकाली जाती। अब कुछ भी वैल्यू निकालेंगे वो गलत हो जाएगी, नहीं निकाली जा सकती। तो 0 में 0 का गुणा कर सकते हैं, क्या आएगा? 0 आएगा। 0 में इन्फिनिटी पता नहीं, 0 नहीं होगा, इसको 0 मत सोचिए। तो ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इन्फिनिटी टू पावर इन्फिनिटी ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। 0 माइनस इन्फिनिटी नहीं निकाली जा सकती। 1 टू पावर इन्फिनिटी नहीं निकाली जा सकती। तो ये थे हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप बढ़ते हैं किस पे? सेट थ्योरी के ऊपर। सेट थ्योरी आप कहेंगे ये तो अलग टॉपिक है, नहीं, इसी से टॉपिक है, इसी का कनेक्टेड टॉपिक है। कैसे? आइए देखते हैं सेट थ्योरी के बारे में। तो इसे रफ करते हैं और सेट थ्योरी के बारे में देखते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले सेट क्या होता है। सेट मीन्स समुच्चय। समुच्चय होता क्या है? A well defined collection of object known as set, यानी कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को या सुपरिभाषित समूह को हम सेट कहते हैं, यानी कि समुच्चय कहते हैं। समुच्चय बेसिकली क्या होता है? ग्रुप होता है। ग्रुप यानी कलेक्शन होता है। हम अब जैसे हमने संख्याओं को पढ़ा था ना, सारी संख्याओं को हम क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं, उसका एक ग्रुप बनाते हैं। तो उस ग्रुप को क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। जैसे एग्जांपल में हमने लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, दिस इज नोन एज सेट। कैसे? अंग्रेजी वर्णमाला के जो जितने भी स्वर है क्या है? ए ई आई ओ यू, ये क्या है? स्वर है अंग्रेजी वर्णमाला के। तो इन्हें जब हम ग्रुप में कर लिए, इनका संग्रह ले लिए, इनका समूह बना लिए, तो ये एक सेट हो गया, ये एक समुच्चय हो गया। तो यही होता है सेट। सेट क्या होता है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम सेट कहते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। और यहाँ पे एक टर्म है, ध्यान दीजिए, सुपरिभाषित या वेल डिफाइंड। ये क्या होता है? वेल डिफाइंड मतलब कि वो सर्वसम्मत पे हो। जैसे अगर हम कहें खतरनाक 5 जानवरों का समूह बताइए, तो खतरनाक 5 जानवरों का जो समूह होगा मेरे हिसाब से कुछ और होगा, आपके हिसाब से कुछ होगा। भारत के 5 बेस्ट खिलाड़ियों के नाम आपके हिसाब से कुछ और होगा, दूसरे के हिसाब से कुछ और होगा। वो तो सर्वसम्मत नहीं है, सभी के अनुसार नहीं होगा। लेकिन अगर हम पूछें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, तो कोई भी बताएगा, यही बताएगा, ये बताएगा सर्वसम्मत होगा, मतलब सभी जो होंगे इससे क्या होंगे? संतुष्ट होंगे। तो इस तरह के जो समूह होते हैं, इस तरह का जो कलेक्शन होता है, उसे हम सेट कहते हैं। तो हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा पीछे, अभी हम नंबर्स के बारे में पढ़ा, तो वो इससे कैसे कनेक्टेड है। अब जैसे समझिए, हमने क्या था? नेचुरल नंबर कहा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं?
एक से स्टार्ट होता है, आगे बढ़ता जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आगे जितना भी है, क्या उन सभी संख्याओं को हम लेकर एक ग्रुप बना सकते हैं, एक समूह बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे नेचुरल नंबर का सेट, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे ना। इसी तरह होता है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, समिश्र संख्याओं का समुच्चय। तो उससे भी लिख लेते हैं। देखिए हमने नंबर से यहाँ पे हम लोग पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। अब इसके बाद कुछ टॉपिक ये थोड़ा सा और है, सेट, और इसके बाद इसी सेट से हम डिफाइन करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, इसी से रिलेशन बनेगा, इसी से फंक्शन भी बनेगा। तो नंबर्स को बताना जरूरी था। नंबर्स से हमने सेट पे आए, सेट से रिलेशन फंक्शन पे जाएंगे, उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन पे जाएंगे, और उसके बाद मेरी थिंग्स बहुत चलती जाएगी। आप इस सिलेबस में जितना है वही देख लेते हैं। तो जैसे एग्जांपल में हम करते हैं n, इस तरह लिखा जाता है n को कब? जब उसे एक सेट दिखाया जाता है, और वो कौन सा सेट दिखाया जाता है? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और z से ऐसे दिखा देते हैं, तो द सेट ऑफ क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या को होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। r को ऐसे दिखा दिए, इसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इस तरह जो है तो कहेंगे। और जैसे क्यू क्या है? परमेय संख्याओं का समुच्चय, परमेय संख्याओं का समुच्चय कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्यों कहेंगे? बताइए, क्यों कहेंगे? समुच्चय क्या है? कलेक्शन है। कैसा कलेक्शन है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो अगर हम रियल नंबर की जो कलेक्शन ले रहे हैं, इसमें जो भी हमारी संख्याएं होंगे उन्हें हम p/2 के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब ये जो अगर हम सेट ले रहे हैं, इस सेट में हमारे पूर्णांक भी आएंगे और हमारी क्या आएगी? प्राकृतिक संख्या भी आएगी। तो ये जो इस तरह का कलेक्शन होगा वो हमारा रियल नंबर का सेट होगा। तो आई होप सेट भी आप समझ गए क्या है। बेसिकली देखिए, कलेक्शन है, आप कितनी भी चीजें, कोई भी चीजें कलेक्ट कर लीजिए, वही हमारा सेट है। जैसे सपोज कीजिए एक बैग अगर सेट, तो बैग में क्या क्या भरे हैं? उसी चीज का कलेक्शन है, सेट बैग है। जैसे उसमें आपने पेन भरी है, कापी किताबें भरी है, और जो भी, तो उन सभी सामानों का जो कलेक्शन है वो एक सेट है। जैसे डिनर सेट भी आप जानते हैं, जिसमें हर प्रकार के बर्तन आते हैं, थाली गिलास सब चीज आता है, तो उसे डिनर सेट। तो सेट मतलब समझ लो ना, कलेक्शन होता है बेसिकली। तो आइए सेट के प्रकार पढ़ लेते हैं, जैसे इक्वल सेट, नल सेट और यूनिवर्सल सेट। तो आइए सेट के प्रकार पढ़ लेते हैं। जैसे सेट का प्रकार क्या होगा? एकल समुच्चय, मतलब एक तत्व। ये जो इसमें एग्जांपल है, एक एग्जांपल बताते हैं। सपोज सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये सेट है। सेट को हम डिनोट करते हैं इंग्लिश के कैपिटल लेटर से, और उसके जो एलिमेंट होते हैं, जो उसके अंदर भरे होते हैं, जिनका आप कलेक्शन रहते हैं, उसे स्मॉल लेटर से भी दर्शा सकते हैं।
तो और इसे क्या कहते हैं, इसे सेट का अवयव कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं ये। तो ठीक है, तो ये जो सेट के एलिमेंट होते हैं, मतलब इसे सेट के क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। इसी के आधार पे हम समुच्चय के प्रकार बनाए हैं, सेट के टाइप्स बनाए हैं। तो उसमें पहला टाइप है एकल समुच्चय। सेट में केवल एक एलिमेंट होना चाहिए, तो वो हमारा एकल समुच्चय बन गया। सेट में जो एलिमेंट है वो हमारा अगर फाइनाइट है, मतलब ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, अब इसके बाद कुछ नहीं है इस सेट में, तो फाइनाइट है, तो फाइनाइट सेट है। अगर सेट के एलिमेंट इनफाइनाइट है, जैसे ये जो जितने भी हम एग्जांपल लिए हैं, ये सब इनके जो एलिमेंट हो गए वो इनफाइनाइट, तो इस तरह के सेट को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। एक प्रकार का और सेट होगा जिसे हम क्या कहेंगे, फाइव। ये एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो इस तरह के सेट को क्या कहेंगे, फाइव, यानी कि रिक्त समुच्चय, जिसे नल सेट कहते हैं। तो बेसिकली ये सारे थे सेट, और जाते जाते एक बेसिक समराइजेशन दे देते हैं। आप बेसिक समराइजेशन इस प्रकार देते हैं कि हमारे पास क्या संख्याएं है कि नहीं, संख्याएं हैं। कितनी प्रकार की है, दो प्रकार की। कौन कौन सी, वास्तविक और इस तरफ काल्पनिक, है कि नहीं। इन दोनों के समूह को क्या कहते हैं, अगर इन दोनों को मिला दो क्या कहेंगे, सम्मिश्र संख्या, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। वास्तविक संख्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी, अब काल्पनिक उतर ही रहेगा। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, हम किस को कहेंगे वास्तविक संख्या, ऐसी जो संख्या परिमेय हो और अपरिमेय हो, इस तरह की संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। अपरिमेय भी इतना ही रहेगा, अपरिमेय भी इतना रहेगा। अब परिमेय क्या होगा, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और ये किस प्रकार आएगा, ये आएगा हमारा पूर्णांक के रूप में, आएगा ना पूर्णांक। अब पूर्णांक हमारे कैसे होंगे, किस प्रकार के संख्या को हम पूर्णांक कहेंगे, जो हमारा पूर्ण संख्या होगा, ठीक, और जो हमारी प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर होगी, उस तरह की। तो ये जितना हमने अब तक पढ़ाया उसका एक बेसिक समराइजेशन है। और जो हमारी आता है सम विषम, इसी में आएगा, सम और विषम इसमें नहीं आएगा, ये इसमें आएगा, पूर्णांक से आएगा, क्योंकि -2 भी तो एक सम संख्या है। दो सम विषम के जो ये इसका ग्रुप होगा वो पूर्णांक से आएगा। तो आई होप आज आपको नंबर सिस्टम के बारे में, सेट थ्योरी के बारे में एक बेसिक आइडिया तो लग गया होगा कि हमने नंबर्स की डिस्कवरी की कैसे की, नंबर्स के आधार पे हमने सेट बनाया, कैसे बनाया। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो अपने एक फ्रेंड को जरूर भेजें। क्यों? क्योंकि वो भी सीख जाए इस तरह की बेसिक नॉलेज। तो सेट हम पढ़ चुके हैं, तो सेट से हम अब कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे, उससे रिलेशन और फंक्शन भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।